बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे घर के करीब सर्कस था, जहाँ एक लकड़ी का ताबूत था जिसमें जो भी 5 मिनट तक लेट कर दिखा था उसे 50,000 का चेक मिलता। मेरा बहुत दिल करता था उस ताबूत का चैलेंज कबूल करने का, मगर उस ताबूत के बारे में तरह तरह की गलत बातें मशहूर थी, जिस वजह से मेरा शौहर मुझे सख्ती से जाने से मना करता था। एक दिन पैसों की अशद जरूरत थी। यूं किस्मत आजमाने चुपके से सर्कस चली गई और ताबूत में लेट गई। जूं ही 5 मिनट बाद ताबूत से खुशी खुशी बाहर निकली तो जान निकल गई, क्योंकि मुझे शुरू से ही तरह तरह के नए तजुर्बात करने का बहुत शौक था। हर वो चीज जिसमें अनोखा होता मुझे बहुत पुरकशिश लगती। मुझे हमेशा से ही चैलेंज कबूल करने का बहुत शौक था, और मेरे माँ बाप भी इस आदत से बहुत परेशान थे कि मैं हर उस काम में जो किसी से भी ना हो रहा होता कुछ ना कुछ करके जीत ही जाती, चाहे उसमें मुझे कोई नुकसान ही क्यों ना पहुंचता हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया था जो बहुत ही मुश्किल थे, और मैं अपनी एडवेंचरस तबीयत की वजह से हर मुकाबला जीत जाती। मेरे माँ बाप जहां मेरी इस आदत से परेशान थे, वहीं मेरी जीत को देखने के बाद खुश भी होते। और फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पिया के आंगन में चली आई। शुरू का कुछ वक्त तो हम दोनों ने बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन उसके बाद वक्त ने हमें ऐसे दिन दिखाए कि हम दोनों ही बहुत तंगी में आ गए। मेरे शौहर जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे वहां आग लग गई और वो कंपनी बंद हो गई, और इस तरह मेरे शौहर की नौकरी छूट गई और वो बेरोजगार हो गए। यूं हमारे दिन बद से बदतर होते चले गए। मेरे शौहर ने नौकरी ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनको नौकरी न मिल सकी। एक दिन मेरी पड़ोसन रशीदा आई और उसने मुझे बताया कि हमारे घर के करीब में एक सर्कस लगा है, जो कि शहर का सबसे मशहूर और लकी सर्कस है। मेरी पड़ोसन ने बताया कि उस सर्कस में एक लकड़ी का ताबूत भी है, और जो भी उस ताबूत में 5 मिनट लेट कर उठेगा उसे 50,000 का चेक दिया जाएगा। ये सुनकर तो जैसे मेरी आंखें चमक उठी। एक तो मुझे नए तजुर्बात करने का शौक था, और दूसरा इस वक्त हमें पैसों की अशद जरूरत थी। हमारे सर पर मालिक मकान का बहुत कर्जा चढ़ चुका था। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि चल हम भी चलकर लेट जाते हैं, 5 मिनट की ही तो बात है और 50,000 से बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जिस पर मेरी पड़ोसन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तो माफी रखो, मैंने तो उस लकड़ी के ताबूत के बारे में ये भी सुना है कि उस ताबूत से मुतालिक बहुत अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो 50,000 रुपये उसके गले का तौग बन जाते हैं। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। सुना है कि पिछले मोहल्ले के एक लड़के ने भी ताबूत में लेटने का तजुर्बा किया था, और अगले ही दिन वो बेचारा सीढ़ियों से गिर गया और उसके हाथ पांव की हड्डियां टूट गईं, और अगले मोहल्ले की एक लड़की तो गायब ही हो गई थी। पूरे 6 घंटे बाद वो मिली है। ऐसे ही तो वो सर्कस वाले 50,000 रुपये नहीं दे रहे ना। ऐसी कोई खास बात तो जरूर है जिसकी वजह से उस ताबूत में लेटने वाला मुसीबतों का शिकार हो जाता है। मैं तो इन चीजों से वैसे ही बहुत डरती हूं, और मुझे तो अंधेरे से भी डर लगता है। मैं ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकती। मेरी पड़ोसन तो सारी बात मुझे सुनाकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में जैसे ये बात बैठ गई कि मुझे उस लकड़ी के ताबूत में जरूर लेटना है। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी थी कि एक लकड़ी के ताबूत में ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। कोई नुकसान उठा रहा है तो कोई गायब हो रहा है, और वो भी एक लकड़ी के ताबूत की वजह से। जब नौकरी ढूंढ ढूंढ कर पूरा दिन थका हारा मेरा शौहर घर वापस आया तो मैंने उसे लकी सर्कस का बताया और कहा, चलो हम भी किस्मत आजमाते हैं। तो मेरे शौहर ने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मैंने अपने शौहर अहमद को बता दिया कि ये बात तो पड़ोस वाली रशीदा ने आकर मुझे बताई है। मेरे शौहर ने कहा कि पिछले 2 दिनों से ये बात मैंने इसीलिए तुमसे छुपा रखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसे ही सुनोगी ताबूत में लेटने के लिए तड़प उठोगी। वो ताबूत नहीं है, मुसीबत है, मुसीबत। जो भी उसमें से लेटकर बाहर आया है उसकी जिंदगी अजाब बन गई है, और हमारी जिंदगी में तो पहले ही बहुत परेशानियां हैं। मैं नहीं चाहता कि हम मजीद परेशानियों को अपने सर पर थोप लें, लिहाजा तुम अपने दिमाग से सर्कस जाने का ख्याल निकाल दो, और किसी ताबूत के बारे में सोच भी नहीं आनी चाहिए तुम्हें।
मेरे दोस्त ने भी उस लकड़ी के ताबूत में लेटकर अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लिया था। जिस दिन वो लकड़ी के ताबूत में लेटा, वापसी पर उसे डाकुओं ने लूट लिया और बहुत मारा भी, और वो चेक भी ले गए जो उसे सर्कस से मिला था। वो बेचारा 2 दिन तक दर्दों से लड़ता रहा। अब न जाने उसे आगे और क्या क्या देखना बाकी है। इसलिए अब मैं इस घर में सर्कस के हवाले से कोई बात ना सुनूं। अपने शौहर के सख्त रवैये को देखते हुए मैं सोच रही थी कि मेरा पढ़ा लिखा शौहर किन बातों में पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा शौहर अहमद कह रहा था कि हमें ऐसे 50,000 रुपए की जरूरत नहीं है जिससे हमारी जिंदगी एक मुस्तकिल अजाब बन जाए। मैंने अपने शौहर को समझाया कि ये सब फजूल किस्म की बातें हैं। भला एक ताबूत में लेटकर उठने से किसी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ सकता है। ये सब तो हमारे अमाल की वजह से अल्लाह की तरफ से परेशानियां आती हैं जो इंसान को उठानी पड़ती है। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं तुम चुप करके सुन लो और फजूल किस्म की हर बात अपने जहन से निकाल दो। अल्लाह के फजल से आज नहीं तो कल मुझे कोई न कोई नौकरी मिल ही जाएगी और हम अपना कर्जा भी उतार देंगे। फिल वक्त तो मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरा शौहर सारे दिन का थका हारा वापस आया था, तो मैंने इस वक्त उससे कोई बहस करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगले ही दिन हमारा मालिक मकान दोबारा हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हो गया। वो अब तो रोज ही आने लगा था और हद दर्जे की बदतमीजी करने लगा था। ये जानते हुए भी कि मेरा शौहर घर में नहीं होता, वो जबरदस्ती घर में घुसा चला आता और आधा आधा घंटा मेरे मुंह के आगे बैठा रहता। मैं उसे झेलने पर मजबूर थी क्योंकि हमने पिछले 4 माह से मकान का किराया अदा नहीं किया था, जो कि 35,000 बन चुका था। और आज तो वो इंतहाई बदतमीजी के साथ मेरे बहुत करीब चला आया था। मुझे उसके इरादे कुछ नेक नहीं मालूम होते थे, लेकिन ये बात मैं अपने शौहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जाते जाते उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर हमने 2 दिन के अंदर अंदर किराया अदा नहीं किया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। मैंने उसकी मिन्नतें करके कहा कि हम इतना पैसा एकदम कहां से लाकर देंगे, जिस पर उसने कहा कि चोरी करो या डाका डालो या कोई जादू टोना करो, लेकिन मुझे मेरे पैसे कल हर हाल में मिलने चाहिए, नहीं तो मेरा घर खाली करना होगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि अचानक से 35,000 रुपया हम कहां से लेकर आते। अब तो बेचने के लिए जेवर तक नहीं बचे थे। मेरे शौहर अहमद अभी भी नौकरी की तलाश में निकले हुए थे। मालिक मकान के जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। एक लकड़ी के ताबूत में 5 मिनट लेटने से हो सकता था कि शायद हमारी किस्मत बदल जाती और हम मालिक मकान का तमाम कर्जा उतारने के काबिल हो जाते। मुझे ये सोचकर ही खौफ आ रहा था कि वो अगले दिन हमारा सामान बाहर फेंक देगा। मैं ये बात अपने शौहर को बताती तो वो मुझे कभी भी इस बात की इजाजत ना देते। यही सोचकर मैं अकेले ही लकीर रानी सर्कस की तरफ चल पड़ी। मैंने बड़ी सी काली चादर में अपने वजूद को ढांप लिया और अपने चेहरे का भी निकाब कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी जान पहचान वाला शख्स मुझे वहां देखे और मेरे शौहर तक इस बात की खबर पहुंच जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वाकई ये बात सच साबित हो जाएगी कि जो ताबूत में 5 मिनट लेट कर उठेगा उसकी जिंदगी पूरी तरह ही बदल जाएगी। मैं सर्कस पहुंची तो वहां उस लकड़ी के ताबूत का बहुत चर्चा होते देखा। हर कोई उस ताबूत को देख रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक छोटे से लकड़ी के ताबूत में 5 मिनट गुजार कर आए। और बात 5 मिनट गुजारने की भी नहीं थी, बल्कि बात उन अफवाहों की थी जो उस ताबूत से मुताल्लिक फैली हुई थी कि जिनके हिसाब से जो भी इस ताबूत में लेट कर उठेगा उसकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद होने का खतरा है और कोई शख्स भी 50,000 के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर ताबूत के पास खड़े हुए सर्कस के बंदे से कहा, मैं इस ताबूत में लेटना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहा कि सोच समझ कर फैसला करो, ये कोई आम ताबूत नहीं है, ये सर्कस का ताबूत है और इसमें लेट कर उठने का मतलब है कि तुम खुद अपनी बर्बादी को दावत दोगी। हो सकता है तुम बाहर वापस ही ना आओ। 50,000 के खातिर तुम इतना बड़ा फैसला ना करो। ये सुनकर मैंने कहा, फैसला तो मैं करके निकली हूं और किसी लकड़ी के ताबूत में इतना दम नहीं है
कि वो मेरी तकदीर को बदल सके। मैं तो 50,000 रुपये जीत कर ही घर जाऊंगी। मेरे लहजे को देखते हुए उस सर्कस के आदमी ने माइक पर अनाउंस कर दिया कि एक खातून लकड़ी के ताबूत में 5 मिनट लेटने के लिए तैयार है और इनके साथ जो भी होगा ये खुद उसकी जिम्मेदार होंगी। ये सुनते ही सारा मजमा ताबूत की तरफ जमा हो गया और हर कोई हैरान नजरों से मुझे देख रहा था कि ये कौन औरत थी जो इतनी हिम्मत करके आ गई थी, जबकि जो भी औरत ताबूत में अब तक लेटी थी वो ताबूत में ही गायब हो गई थी। और फिर कई घंटे गुजरने के बाद ही ताबूत में से वापस बरामद हुई थी। लोगों में जोशो खरोश देखने लायक था। लोग तालियां बजा बजा कर मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और ताबूत में लेट गई। सर्कस वाले ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और शायद टाइम अब शुरू हो चुका था। ताबूत के अंदर खूब अंधेरा था और शदीद गर्मी थी, लेकिन बात सिर्फ 5 मिनट की ही थी। मुझे किसी भी तरह ये 5 मिनट गुजारने थे, जिसके बाद मुझे 50,000 रुपये मिल जाते और मेरी सारी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे हिसाब से 2 मिनट गुजर चुके थे और अगले 3 मिनट भी ऐसे ही गुजार लेती तो सब कुछ बदल जाना था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि किस्मत को बदलना तो है, लेकिन किस तरह से बदलना है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं ताबूत से बाहर आई। ताबूत में गुजरे 5 मिनटों में ही गर्मी से मैं बेहाल हो चुकी थी और जब मैं ताबूत से बाहर निकली तो मेरा हाल बिगड़ा हुआ था। मैंने गर्मी की वजह से अपनी चादर उतार दी थी। जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं तो कहीं और ही निकल आई थी। ये जगह सर्कस नहीं थी, बल्कि ये तो एक अंधेरा सा कमरा था जहां मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद इतनी देर अंधेरे में लेटने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में एहसास हुआ कि मैं किसी और जगह मौजूद हूं। जब अचानक ही मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने मेरा मालिक मकान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। मैं डर के 2 कदम पीछे हटी और इर्द गिर्द देखा तो ये वाकई एक छोटा सा कमरा था जिसका रास्ता शायद उसी ताबूत में से निकला था। और जब मेरे ताबूत में से वापसी बाहर जाने का वक्त हुआ तो ताबूत वालों ने कुछ ऐसा किया कि वो दरवाजा खुला जिसके जरिए मैं इस कमरे में चली आई थी। लेकिन यहां मेरा मालिक मकान क्यों मौजूद था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे देखकर मेरा मालिक मकान कहने लगा, अपने जहन पर इतना जोर मत डालो, मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। और मालिक मकान ने जो कुछ मुझे बताया वो सब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे और मेरी शौहर को इस घर में शिफ्ट हुए 9 महीने हो चुके थे। मालिक मकान ने मुझे बताया कि जब वो पहली दफा किराया लेने आया तो पहली ही नजर में वो मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन मैं एक शादीशुदा औरत थी तो इसलिए वो ये बात मुझसे कभी नहीं कह सकता था। वो कभी किराया लेने के बहाने आता तो कभी घर चेक करने के बहाने आ जाता। मैं हमेशा घर पर अकेली होती और वो बहाने से चक्कर काटता रहता। लेकिन ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही नहीं चल सकता था। मेरा मालिक मकान कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिसके जरिए वो मुझे हासिल कर सके। और फिर मेरे शौहर की नौकरी छूट गई तो हम 4 महीने तक किराया अदा नहीं कर सके। मालिक मकान को तो जैसे मौका मिल गया वो आए दिन हमारे घर आकर हमें जलील करने लगा। मेरे शौहर वो तो काम ढूंढने के सिलसिले में हर वक्त घर से बाहर रहते और वो मेरे घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर मुझे बहुत ज्यादा डराता कि वो हमारा सामान बाहर फेंक देगा। वो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसका रास्ता आसान हो जाए और वो मुझे हासिल कर ले। वो बहाने बहाने से घर में भी घुस आता। मैं बहुत मजबूरी में ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि हमारे पास यही एक छत बाकी बची थी। मैं कभी अपने शौहर को भी मालिक मकान के रवैये का ना बताती क्योंकि वो पहले ही नौकरी को लेकर बहुत परेशान थे। मैं उन्हें मालिक मकान की हरकतों के बारे में बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा मालिक मकान इस कदर घटिया भी हो सकता है। जब हमारे इलाके में सर्कस लगा
तो उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मालिक मकान को भी जब उस सर्कस के बारे में पता चला तो उसने जानबूझकर मेरी पड़ोसन के कान में कुछ इस तरह की बातें डाली कि मेरी पड़ोसन ने फौरन ही आकर मुझे सारी खबर सुना दी। पड़ोसन को भी हमारे मालिक मकान ने ही सर्कस के बारे में बताया था। मालिक मकान एक पैसे वाला आदमी था। उसने जाकर सर्कस के मालिक से बात की तो सर्कस के मालिक ने बताया कि वो अपने सर्कस को चमकाने के लिए कुछ घंटे इस पीछे वाले छोटे कमरे में लड़कियों को बंद कर देते हैं और 3-4 घंटे बंद रखने के बाद वो खुद उन्हें छोड़ देते हैं और पैसे भी दे देते हैं। इसी तरह सर्कस में इतने लोग आ जाते हैं कि पैसा कमाना और जीतने वालों को देना आसान हो जाता है और लड़कियों को कमरे में बंद करने से पहले ही ये बता दिया जाता है कि उन्हें कुछ घंटे बाद ही बाहर निकाला जाएगा। ये सब काम खामोशी से किया जाता है और लड़कियों को इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि वो इस बात का पर्दा रखें ताकि सर्कस का काम चलता रहे। मालिक मकान ने सर्कस के मालिक को पैसे देकर खरीद लिया और वो खुद पहले से ही इस कमरे में आकर बैठ गया। मालिक मकान ने मुझे घर आकर इसलिए इतना डराया धमकाया था कि मैं मजबूर होकर सर्कस में आने का कदम उठा लूं। वो जानता था कि जब मेरी पड़ोसन मुझे सर्कस के बारे में बताएगी तो मैं जरूर इस सर्कस तक का रास्ता अपनाऊंगी। और फिर मालिक मकान ने मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी और जब उसने देखा कि मैं सर्कस में आई हूं तो वो खुद मुझसे पहले ही इस कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में आने के लिए पीछे की तरफ से एक रास्ता था जहां से एक लड़की आई और उसने मेरी चादर मुझसे छीनकर मेरी तरह ही ओढ़ ली और खुद लकड़ी के ताबूत में चली गई। मैंने हाथ पांव चलाने की बहुत कोशिशें की लेकिन सब बेसूद रहा। मैं बहुत बुरी तरह मालिक मकान के जाल में फंस चुकी थी। ताबूत के दूसरी तरफ से तालियों की आवाज आ रही थी। यकीनन वो लड़की मुंह ढांककर मेरी जगह ले चुकी थी और लोगों ने अपने हिसाब से पूरा शो देख लिया था। लेकिन मैं तो यहां फंस चुकी थी। मेरे मालिक मकान ने अचानक ही मेरे मुंह पर कोई कपड़ा रखा और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं किसी और ही जगह पहुंच चुकी थी। मालिक मकान मुझे किसी दूसरी जगह ले आया था और ये सोचकर ही मेरी हालत खराब हो रही थी कि आगे मेरे साथ न जाने क्या होने वाला है। और मेरा शौहर वो तो इस बात से ही लाइल्म था कि मैं सर्कस तक आई हूं तो वो मुझे कैसे और कहां ढूंढेगा। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वाकई वो लकड़ी का ताबूत मेरे लिए बहुत मनहूस साबित हुआ था। मेरा मालिक मकान मेरे पास आया। मैं एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई थी। उसने मुझे लालच दिया कि वो मुझे सारी आसाइशें देगा अगर मैं अपने शौहर को छोड़कर उससे शादी करूंगी। मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया, मैं अपने शौहर को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। मेरा मालिक मकान मुझे मुख्तलिफ तरीकों से डराने धमकाने लगा। वो जानता था कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि मैंने तो अपने शौहर को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूं और ना ही कोई और जानता था। मुझे यहां बंधे हुए दोपहर से रात होने वाली थी। मैं बहुत परेशान थी। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे छोड़कर मालिक मकान हालात का जायजा लेने वापस चला गया था। कुछ ही देर बाद कदमों की आवाज उभरी तो मुझे यकीन हो गया कि मालिक मकान फिर वापस आ गया है और इस बार तो वो ऐसे ही मुझे वापस छोड़कर जाने वाला नहीं था। यकीनन वो बहुत खतरनाक इरादे रखता था। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत की हिफाजत करे। और जब दरवाजा खुला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरा शौहर खड़ा था और उसके पीछे कुछ पुलिस वाले और मकान मालिक भी मौजूद था। मकान मालिक के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी। मेरे शौहर ने मुझे बंधा हुआ देखकर मुझे खोला और गले से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे उस कमरे में बंद हुए पूरा दिन गुजर चुका था और रात के 12 बज गए थे। मुझे लगा था कि ये कमरा मेरी कब्र साबित होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी रखी थी
और मेरी इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आने दी। वापसी के रास्ते में मुझे मेरे शौहर अहमद ने बताया कि जब वो घर आए तो मैं घर पर नहीं थी। कुछ देर तो उन्होंने मेरा इंतजार किया, लेकिन जब काफी देर हो गई तो उन्हें मेरी फिक्र सताने लगी। और जब उन्होंने पास पड़ोस में पता किया तो उन्हें तब भी मेरी कोई खबर न मिली। वो कहने लगे, न जाने क्यों मेरे दिल में आया कि हो ना हो तुम सर्कस ही गई होंगी। शादी के इतने अरसे में इतना तो मैं तुम्हें जान ही गया था कि एक बात, अगर कोई बात तुम्हारे दिमाग में बस जाए तो उसे निकालना मुमकिन ही नहीं। और जब मैं सर्कस पहुंचा तो वहां तुम तो ना मिली, लेकिन लोगों से पूछने पर पता चला कि बिल्कुल तुम्हारे हुलिये की ही एक औरत लकड़ी के ताबूत में आकर लेट गई थी। लेकिन वो कुछ देर बाद ही वापस भी निकल आई थी, मगर जब वो वापस निकली तो उसका कद थोड़ा छोटा हो चुका था, जिसे सर्कस वालों ने यह कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि ये भी ताबूत का एक करिश्मा है, क्योंकि तुमने चेहरे पर निकाब किया हुआ था, लिहाजा शक्ल से तो कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकता था। मगर न जाने क्यों मैं जान गया था कि कोई न कोई बात तो जरूर है। यकीनन तुम्हारे निकाब का फायदा उठाया गया है। लिहाजा मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया जो कि पुलिस में था, और फिर उसके जरिए हमने सर्कस वालों को बहुत डराया। तो सर्कस में काम करने वाले एक आदमी ने अपना मुंह खोल दिया और सारा सच उगल दिया, और मुझे खुद ब खुद समझ आ गया कि तुम्हें अगवा किया गया है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे मालिक मकान ने किया है। जब सर्कस के मालिक को पुलिस ने पकड़ा तो उसने थोड़ी ही देर में सारी सच्चाई बता दी कि एक शख्स ने उसको इस काम के पैसे दिए थे, और जब हमने उस शख्स की तलाश शुरू की तो वो हमारा ही मालिक मकान निकला। पुलिस की थोड़ी ही मारपीट के बाद हमारे मालिक मकान ने सारा सच बयान कर दिया। मैं अपने शौहर से बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उससे अगर इतनी बातें ना छुपाई होती तो शायद मैं इतने बुरे हालात का शिकार नहीं होती। अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रख ली थी, वरना मेरा मालिक मकान, जो अब जेल की सलाखों के पीछे था, मेरी इज्जत रौंद भी सकता था। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि जिस अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की है वही अल्लाह हमारे लिए असबाब भी पैदा करेगा। परेशान होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इंसान उल्टे सीधे कदम उठाए और फिर सारी जिंदगी पछताता रहे। अगले 2 दिन बाद ही मेरे शौहर की नौकरी लग गई थी। वाकई अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है, बस हम इंसान ही बेसब्रे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।